हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 29 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज़ गिवन टू। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दैट इज़ आईएम इंजेक्शन, तो ये कौन से मसल्स में दिए जाते हैं? तो जो आईएम इंजेक्शंस हैं वो डेल्टोइड मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड रेक्टस फेमोरिस मसल, इन तीनों में ही दिए जाते हैं। बात करूं डेल्टोइड मसल की, तो डेल्टोइड मसल जो है वो हमारी अपर आर्म में प्रेजेंट होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है वो वेटक्स में प्रेजेंट होती है एंड जो रेक्टस फेमोरिस मसल है वो हमारी थाइज में प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब जो फैक्टर्स हैं, हमें जो भी साइट चूज़ करनी होती है इंजेक्शन के लिए, उसके जो भी फैक्टर्स रहते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि हम किस टाइप की मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, या पेशेंट जो है वो उसका एज एंड साइज़ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। एंड जो हमारा उसकी क्या प्रेफरेंस है इंजेक्शन देने की, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी साइट से आईएम इंजेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज कॉज्ड बाय। तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस किसकी वजह से कॉज होता है? तो पहले बात करते हैं थ्रोम्बोफ्लेबिटिस की। तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारी वेन्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड क्लोट फॉर्मेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से पेन हो जाती है या स्वेलिंग एंड रेडनेस हो जाती है। जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो जब हम आईवी इंजेक्शन देते हैं जो कि डायरेक्टली वेन में जाता है, तो वेन रप्चर होने की वजह से जो है वो हमें थ्रोम्बोफ्लेबिटिस जैसी कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोरजोलामाइड एंड टिमोलोल आर गिवन बाय। तो डोरजोलामाइड एंड टिमोलोल ये दो मेडिकेशंस हैं, तो इनको किस रूट के थ्रू दिया जाता है? तो पहले इन दोनों की यूज़ के बारे में बात करूं, तो ये दोनों जो डोरजोलामाइड एंड टिमोलोल हैं, ये दोनों ही ओपन एंगल ओकुलर हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में दिए जाते हैं जिनमें जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस इंक्रीज्ड इंट्रा ओकुलर प्रेशर को ट्रीट करने के लिए डोरजोलामाइड एंड टिमोलोल दिए जाते हैं। तो ये इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स की फॉर्म में ये दिए जाते हैं जो कि डायरेक्टली आईज पे अप्लाई किए जाते हैं। तो इनका जो मेन काम होता है, ये डायरेक्ट जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर यानी कि वो फ्लूइड आई का जो कि हमारे आई के फ्रंट पार्ट पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट पार्ट में फिल होता है एंड आई में जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एक्वस ह्यूमर। तो उस एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को रिड्यूस करके जो डोरजोलामाइड एंड टिमोलोल हैं वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। एंड इनका जो मेन इफेक्ट है वो है कि जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है उसको एक तो ये लो करते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोमा हाइपरटेंशन वाले पेशेंट जो हैं उनमें विजन लॉस का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें रूट पूछा गया था कि इस रूट से दी जाती हैं डोरजोलामाइड एंड टिमोलोल, तो ये आई ड्रॉप्स की फॉर्म में आई में दी जाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल ब्यूटाजोन प्रोड्यूसेस यूरिकोस यूरिक इफेक्ट बाय। तो जो हमारा फिनाइल ब्यूटाजोन है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। फिनाइल ब्यूटाजोन इज अ नॉन स्टेरॉयडल, दैट इज नसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। तो ये मेनली यूज़ किया जाता है जैसे अर्थराइटिस के केस में या गाउट के केस में जो भी पेन या इन्फ्लामेशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए फिनाइल ब्यूटाजोन का यूज़ किया जाता है। अब बात करें, इसमें दूसरी टर्म है यूरिकोस यूरिक इफेक्ट। तो यूरिकोस यूरिक इफेक्ट क्या होता है? इसमें जो हमारा यूरिक एसिड होता है, तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन यूरिन में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो है वो यूरिक एसिड की यूरिन में इंक्रीज हो जाती है, तो वो हमारा होता है यूरिकोस यूरिक इफेक्ट। तो जो फिनाइल बीटाजोन है वो यूरिकोस यूरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है,
बाय इनहिबिटिंग द रीनल ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की जो रीनल ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको इनहिबिट करके फिनाइल बीटाजोन जो है वो यूरिकोस यूरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि यूरिन में यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सीरम में यूरिक एसिड लेवल्स होंगे वो कम हो जाएंगे एंड गाउट का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। तो कोक्स जो है वो दो टाइप के एंजाइम होते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 दैट इज कोक्स 1 एंड साइक्लो ऑक्सीजनेज 2 यानी कि कोक्स 2। तो ये दो एंजाइम होते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव की बात करूं तो नॉन सेलेक्टिव मीन कि जो कि कोक्स 1 एंड कोक्स 2 एंजाइम इन दोनों को ही इनहिबिट करेंगे, जिसके एंड जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं वो मेनली हेल्पफुल होते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन करने के लिए, लेकिन इनमें जो साइड इफ़ेक्ट्स का रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि जीआई ब्लीडिंग हो गया या अल्सर्स हो गए, तो इनका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे सिलेक्टिव टू इनहिबिटर्स होते हैं। एंड ये बेसिकली जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर हैं वो मेनली शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि पेन मॉडरेट टू सेवियर पेन की मैनेजमेंट के लिए होते हैं। तो इसमें जो कीटोरोलैक है ऑप्शन सी, कीटोरोलैक एक नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन बात करूं सेलेकॉक्सिब की, रोफेकॉक्सिब एंड इटोरिकॉक्सिब। तो ये तीनों ही ड्रग्स जो हैं वो सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर हैं। दे आर सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर। ठीक है, ये दोनों ही सिलेक्टिव कोक्स टू इनहिबिटर हैं, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ कोक्स टू एंजाइम की एक्टिविटी को ही इनहिबिट करेंगे। एंड कोक्स टू एंजाइम क्या है? कोक्स टू एंजाइम जो है वो मेनली इन्फ्लामेशन एंड पेन में इन्वॉल्व रहता है, तो इसको इनहिबिट करके जो है वो पेन से रिलीफ मिल जाएगा एंड इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इज। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की मेन साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे ये एक्ट करते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स? तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स को लूप डायूरेटिक्स भी कहा जाता है, लूप डायूरेटिक्स। एंड ये बेसिकली असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे वर्क करते हैं। यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे एक को ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, इस एरिया में एक को ट्रांसपोर्टर होता है जो कि है सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। तो ये एक को ट्रांसपोर्टर है, तो इस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके ये अपना काम करते हैं। तो जब ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेंगे तो उसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर है उसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी एंड इन्हीं सब्सटेंसेस की दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है किडनीज के थ्रू वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये डायूरेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन बात करूं कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेन साइट ऑफ एक्शन है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स की। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का मेन जो साइट ऑफ एक्शन साइट है वो है कलेक्टिंग डक्ट एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स की जो साइट है वो थायाजाइड डायूरेटिक्स की। थायाजाइड डायूरेटिक्स जो है वो मेनली डिस्टल ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज। तो स्मॉल पार्टिकल्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसे माइक्रोमेरेटिक्स कहा जाता है। तो इसमें जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की चाहे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी हो या उनका बिहेवियर चेक करना हो या इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी हो, तो वो सारा जो है वो माइक्रोमेरेटिक्स में आता है। एंड बात करूँ मैक्रोमेरेटिक्स की, तो मैक्रोमेरेटिक्स में जो भी हमारे बल्क मटेरियल्स होते हैं
जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड या गैस, इन बल्क एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं। अगर स्मॉल पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वो माइक्रोमैग्नेटिक्स में आ जाएगा, एंड बल्क मटेरियल्स की बात करेंगे तो वो मैक्रोमैग्नेटिक्स में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल पार्टिकल्स का पूछा था, तो ऑप्शन ए दैट इज माइक्रोमैग्नेटिक्स राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडरसन ऑपरेटर्स इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज बाय विच मेथड। तो एंडरसन ऑपरेटर्स, जिसे एंडरसन कैस्केड इम्पैक्टर भी कहा जाता है, एंडरसन कैस्केड इम्पैक्टर, तो ये मेनली एरोजोल में पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करता है वो है सेडिमेंटेशन। दैट इज एंडरसन ऑपरेटर्स जो है वो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट साइजेस के, वो डिफरेंट रेट पे सेटल डाउन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज। तो इन ड्रग्स में से हमें बताना है कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव है। तो जो हमारा रोसीग्लिटाजोन दैट इज ऑप्शन सी है, वो एक थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव है। एंड ये कैसे वर्क करता है, तो ये सिंपली जो भी हमारी मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़ की सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के लिए, तो उस सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। एंड उसके जो मसल एंड एडिपोज टिश्यू है उसकी सेंसिटिविटी इंसुलिन के अगेंस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से जो ग्लूकोज इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारा लीवर ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहा होता है उस ग्लूकोज प्रोडक्शन में डिक्रीज़ आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो ये था रोसीग्लिटाजोन थायाजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव का वर्किंग मैकेनिज्म। देन बात करूं अदर ऑप्शन दैट इज़ रेपाग्लिनाइड एंड ग्लिमीप्राइड। तो ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव हैं, सल्फोनिल यूरिया डेरिवेटिव्स हैं। एंड ये मेनली वर्क करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो भी इंसुलिन सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करके ये अपना एक्शन शो करते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ड्रग विच इज़ यूज इन बोथ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस इज। तो ऐसा ड्रग जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में तो यूज़ होता ही है, साथ साथ में डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूज़ होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस तो टर्म इजी है, इसमें जो है वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन बात करूँ डायबिटीज़ इंसिपिडस की, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पर्सन है उसको एक्सेसिव थर्स्ट लगती है एंड जो डाइल्यूट यूरिन का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज़ एडीएच हार्मोन। तो एडीएच की कमी की वजह से जो किडनीज़ हैं वो यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो ये मेन इशू आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। तो जो हमारा प्रोपामाइड है, प्रोपामाइड जो कि एक सल्फोनिल यूरिया क्लास का एक ड्रग है, तो ये यूज़ किया जाता है टू ट्रीट डायबिटीज़ मेलाइटस, वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पेनक्रियाज, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करके। एंड ऑल्सो क्लोरप्रोपामाइड डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में क्या करता है कि ये एडीएच के रिलीज को इंक्रीज कर देता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है किडनीज में एंड यूरिन आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों ही काम जो है वो क्लोरप्रोपामाइड काम करता है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस में भी यूज़ किया जाता है एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो कल जो वीडियो आएगी उस
के रिलेटेड जो अनदर वीडियो आएगी उसमें मैं फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी के मिक्स क्वेश्चंस जो है वो उस वीडियो में मैं लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।